जय हिंद। माता ज्वालामुखी विज्ञान संस्थान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग भौतिकी के अंतर्गत इस वीडियो में एक टॉपिक पदार्थ में ऊर्जा पट्टियां, इस टॉपिक की चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि पदार्थ में ऊर्जा पट्टी किस प्रकार बनती है, ये क्यों बनती है, इन सारे तथ्यों की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले कि क्वांटम सिद्धांत के अनुसार परमाणुओं के कक्षीय इलेक्ट्रॉन कुछ विविक्त तलों में ही रह सकते हैं। कि क्वांटम सिद्धांत यानी परमाणु के जो आधुनिक सिद्धांत क्वांटम सिद्धांत है, उसके अनुरूप हम लोग जानते हैं कि किसी भी तत्व का परमाणु जो है और उसका जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, कुछ निश्चित अनुमानित कक्षा में, अनुमेय कक्षाओं में ही रह सकते हैं। ये आधुनिक क्वांटम सिद्धांत है। तो अब उन अनुमानित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के रहने के कारण क्या क्या होता है, इन सारी घटनाओं की चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि वियुक्त परमाणुओं में, वियुक्त परमाणु कोई सा भी पदार्थ हम लें, मान लें कि सोडियम धातु है और इस धातु का एक परमाणु है। सोडियम की परमाणु संख्या 11, प्रोटॉन की संख्या 11 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11। तो अब यदि हम बात करें कि वियुक्त परमाणु, अब सोडियम धातु का हम एक परमाणु लें और उसकी संरचना बनाएं। तो पहले नाभिक, उसके बाद कक्षाएं, तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 11। और इलेक्ट्रॉन, पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 और तीसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। अब यह हमारा आइसोलेटेड परमाणु है और यह आइसोलेटेड परमाणु किसका? तो सोडियम धातु का, यानी वियुक्त, हिंदी में बोले तो वियुक्त परमाणु। और वियुक्त परमाणु में कक्षीय इलेक्ट्रॉन को केवल कुछ सुनिश्चित ऊर्जा के ही मान ले सकते हैं। अब ये जो प्रत्येक कक्षाएं हैं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ये क्या है? ये कक्षाएं नहीं, ये एनर्जी बैंड है, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं हैं। तो ये जो हम कक्षाएं बोलते हैं सामान्य रूप से, ये कक्षाएं नहीं, ये क्या है? नाभिक के चारों ओर, न्यूक्लियस के, किसी भी परमाणु के न्यूक्लियस के चारों ओर ऊर्जा पट्टी है। पहली कक्षा की ऊर्जा, दूसरी कक्षा की ऊर्जा और तीसरी कक्षा की, इसी तरह अलग अलग तत्व के परमाणुओं की ऊर्जा को हम कक्षा के रूप में बांटे हुए रहते हैं। तो सुनिश्चित ऊर्जा के ही मान ले सकते हैं ये जो कक्षीय इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, यहां हमारा 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, इन सब का एनर्जी बैंड है। यानी पहला कक्षा है, इसमें पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन मान में होगा और तीसरे कक्षा का इलेक्ट्रॉन है तो ये न्यूक्लियस के चारों ओर क्या ऊर्जा का मान है, जिन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं? कक्षा, सेल्स। जबकि एक दूसरे को अपने द्विध्रुव क्षेत्र द्वारा प्रभावित करने वाले परमाणुओं में कक्षीय इलेक्ट्रॉनों के लिए काफी अधिक ऊर्जा तल उपलब्ध रहते हैं। अब यहां
के ही मान ले सकते हैं, जबकि एक दूसरे को अपने विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रभावित करने वाले परमाणुओं में कक्षीय इलेक्ट्रॉन के लिए काफी अधिक ऊर्जा तल उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार के परस्पर प्रभावित परमाणुओं में एक दूसरे के बहुत समीप वाले ऊर्जा तलों का समूह प्राप्त होता है, जिसे ऊर्जा पट्टी कहा जाता है। अब हम दो पदार्थ के परमाणु ले लेते हैं, दो तत्व के परमाणु। एक सोडियम और एक क्लोरीन। अब देखिए, इन दोनों तत्व को हम लोग क्या करें, न्यूक्लियस, प्रोटॉन की संख्या 11, कक्षा पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और 1। अब फिर क्लोरीन की परमाणु संख्या 17, तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 17, पहली कक्षा यानी पहला ऊर्जा तल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऊर्जा तल 8 और तीसरा ऊर्जा तल 7। अब यदि हम इन दोनों वियुक्त परमाणु, आइसोलेटेड परमाणु की बात करें और दोनों परमाणु को एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र में लाएं, जबकि एक दूसरे को अपने विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रभावित करने वाले परमाणुओं में, जब ये दोनों परमाणु, सोडियम के परमाणु और क्लोरीन के परमाणु एक दूसरे के क्या है, विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिकल फील्ड में, यानी सोडियम के विद्युत क्षेत्र में क्लोरीन आया और क्लोरीन के विद्युत क्षेत्र में सोडियम आया, कक्षीय इलेक्ट्रॉनों के लिए काफी प्रभावित करने वाले परमाणुओं में कक्षीय इलेक्ट्रॉनों के लिए काफी अधिक ऊर्जा तल उपलब्ध होते हैं। अब यहां क्या है, एक दूसरे को अपने अपने विद्युतीय क्षेत्र से प्रभावित करने वाला ऊर्जा तल क्या है, बहुत अधिक होता है। और ऐसा कैसे क्यों होता है? इस प्रकार के परस्पर प्रभावित परमाणुओं में एक दूसरे के बहुत समीप वाले ऊर्जा तलों का समूह प्राप्त होता है, जिसे हम ऊर्जा पट्टी कह देते हैं। अब ये बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन और इसके बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन ये क्या करते हैं कि बहुत समीप वाले ऊर्जा तलों का समूह प्राप्त होता है। अब बहुत समीप में तो ये इसका बाह्यतम कक्षा का ऊर्जा तल और इसके बाह्यतम कक्षा का ऊर्जा तल एक दूसरे के अत्यंत समीप है, और दोनों ऊर्जा तल के मिलने से यहाँ ऊर्जा तल का मान बहुत अधिक प्राप्त हो जाता है। तो इसी स्थान को हम क्या बोल देते हैं, ऊर्जा पट्टी। एनर्जी बैंड, तो हम एनर्जी बैंड के बारे में समझ गए। अब बोलता है कि परमाणु के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र के कारण सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, कि परमाणु के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विद्युतीय क्षेत्र के कारण क्या होते हैं, बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। दोनों एक दूसरे को, यानी अंदर वाले, अभी ये देखिए यह हमारा बाह्यतम कक्षा है सोडियम का और ये बाह्यतम कक्षा है, तो ये दोनों एक दूसरे को बहुत अधिक प्रभावित कर देगा, जबकि दूसरे कक्षा सोडियम का दूसरा कक्षा और क्लोरीन का दूसरा कक्षा एक दूसरे को उतना अधिक प्रभावित नहीं करेगा, अधिक प्रभावित होते हैं, इसलिए उनके ऊर्जा तल सबसे अधिक फैलकर सबसे चौड़ी पट्टी बना देते हैं। तो अब ये दोनों जो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों के विद्युतीय क्षेत्र के कारण सबसे अधिक प्रभावित भी होते हैं, और उनके ऊर्जा तल क्या होते हैं, अधिक फैलकर अधिक चौड़ी पट्टी का निर्माण कर देते हैं। तो इस तरीके से हम ऊर्जा पट्टी किस तरीके से निर्मित होता है इसका कॉन्सेप्ट समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि यदि कोई परमाणु
परम शून्य ताप पर अपना क्रिस्टल जालक रखा है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे कम उपलब्ध ऊर्जा वाले अवस्थाओं में होते हैं। यदि कोई परमाणु परम शून्य ताप पर मौजूद है तो उस समय क्या होगा, वो सबसे कम ऊर्जा अवस्था की स्थिति में मौजूद होगा। क्यों? क्योंकि वहां टेम्परेचर का वैल्यू कितना है, -273 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद यदि हम यदि बात करें इसे सोडियम परमाणु को हम कहा किस टेम्परेचर पर ले जाएं, परम शून्य ताप यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहां टेम्परेचर कितना हो, -273 सेंटीग्रेड। तो अभी यहां क्या कि परम शून्य ताप पर एक क्रिस्टल जालक इलेक्ट्रॉन सबसे कम उपलब्ध ऊर्जा वाले अवस्थाओं में, तो यहां ऊर्जा कैसी अवस्था में रहेगी, ऊर्जा की अवस्था सबसे कम। जब टेम्परेचर किस स्थिति में हो, परम शून्य ताप पर हो। ताप का मान है, इसलिए हम लोग सिर्फ इमेजिन करते हैं। आज तक किसी वैज्ञानिक के द्वारा परम शून्य ताप की स्थिति तक प्रयोगशाला में या प्राकृतिक रूप में परम शून्य ताप को हम लोगों ने प्राप्त नहीं किया है। लेकिन यदि ऐसा हो जाए, इस तरह की भौतिक घटना को या तो हम प्राकृतिक रूप से होते देख लें या अपने लैब्स में करके देखें, तो उस स्थिति में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अवस्था क्या होगी, सबसे कम होगी। और दूसरी बात, अब कि ताप के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन का संक्रमण अधिक उपलब्ध ऊर्जा वाली अवस्थाओं में होता है। यदि ताप बढ़ जाए तो इलेक्ट्रॉन का संक्रमण अधिक उपलब्ध ऊर्जा वाली अवस्थाओं में होता है। वे लगातार ऊर्जा का आदान प्रदान करते हुए विभिन्न ऊर्जा तलों में संक्रमण करते रहते हैं। क्या आप परमाणु के क्वांटम सिद्धांत में जानते हैं कि यदि यहां ऊर्जा अधिक है, ये बाह्यतम कक्षा है, तो ऊर्जा अधिक, और ये आंतरिक कक्षा है तो ऊर्जा कम। यदि आंतरिक कक्षा का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का क्या करे, अवशोषण कर ले, ऊर्जा अवशोषित कर ले, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा तल में, अधिक ऊर्जा तल की ओर गति कर जाएगा। तो यह अंदर के कक्षा से किधर, बाहर के कक्षा की ओर जाने लगेगा। और यदि इलेक्ट्रॉन अपना ऊर्जा उत्सर्जित कर दे, ऊर्जा उत्सर्जन करे, तो इलेक्ट्रॉन यदि अपना ऊर्जा उत्सर्जन कर रहा है तो इस स्थिति में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा घटेगी और वो कम ऊर्जा तल की ओर जाना प्रारंभ कर देगा। तो इस तरीके से संक्रमण की क्रिया होते रहती है और इसी संक्रमण के कारण पदार्थों में क्या, ऊर्जा पट्टी का निर्माण होते रहता है। तो मैं अगले वीडियो में इस टॉपिक से संबंधित, यानी अब इस ऊर्जा पट्टी के अनुसार हम लोग पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे और अर्धचालक के रूप में इस ऊर्जा पट्टी के, पदार्थ के ऊर्जा पट्टी के अनुरूप भी हम लोग उसे 3 भाग में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम पदार्थ के ऊर्जा पट्टी के अनुरूप पदार्थ के तीनों रूप का वर्गीकरण करके और इन सारी पट्टियों को कि ऊर्जा पट्टी चालक में किस प्रकार होगा,
अचालक में किस प्रकार होगा और अर्धचालक में किस प्रकार होगा, अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।